बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। नमस्कार, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से। तो आज का ये विषय है आज का कि समाजवादी पार्टी के दलित सांसद के घर पर बुलडोजर लेकर हमला। सबसे पहले मैं सलीम खान जी को ही बुलाना चाहूंगी कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए इस विषय के ऊपर। जी बहुत बहुत शुक्रिया रत्ना जी। दरअसल आजकल हम लोग इतिहास में जी रहे हैं जी जी और आगे के बजाय पीछे की तरफ ज्यादा देख रहे हैं। तो कल की जो घटना हुई है उसको देखने के बाद और उसके बाद उसको पढ़ने के बाद मुझको वो मशहूर मुहावरा याद आ गया कि जिनके मकान शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं उठाते, इसलिए कि अगर वो दूसरों पे पत्थर उठाएंगे तो खुद उनके मकान में भी, उनके महल पे भी जो है वो पत्थर आएगा। तो ये जो चल रहा है औरंगजेब का मामला, इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये बात आगे बढ़ेगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। देखिए कल जो हुआ उस पर मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं। किसी शायर ने कहा कि खुद शीशे के घर में बैठे पत्थर फेंके औरों पर, खुद शीशे के घर में बैठे पत्थर फेंके औरों पर, जख्मी लोग पुकारे भी तो तहमत आए लोगों पर। तो आजकल ऐसा है कि जो लोग दूसरों पे पत्थर फेंक रहे हैं वही दूसरों पे तहमत भी लगा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जो कुछ सुमन जी ने कहा वो एक इतना बड़ा ऐतिहासिक सत्य है कि जिसको कोई झुठला नहीं सकता। उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर आप ये कहते हो कि मुसलमानों के अंदर बाबर का डीएनए है तो आपके अंदर बाबर को बुलाया किसने था? बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। तो फिर ये कि आपके अंदर राणा सांगा का डीएनए हो जाएगा। अब ये एक सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये कि करनी सेना को जोश आ गया। हालांकि उन्होंने, रामजी लाल सुमन साहब ने कहा कि देखो मेरा किसी को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, ये एक सत्य है जो मैंने कहा और मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं। मैं इसको वापस नहीं ले रहा हूं, कोई माफी शाफी नहीं मांग रहा हूं। तो सवाल यह है कि आप जब इतना बढ़ बढ़ के बोलेंगे तो आपके अंदर सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए, और अगर आप सुन नहीं सकते तो बोलिए मत। तो हुआ ये कि इन लोगों ने तरह तरह के ऐलान शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि उनके चेहरे पे जो आदमी कालिक पोतेगा हम उसको 5 लाख रुपया देंगे, कोई बोलता है जो उनकी जबान काटेगा हम उसको 10 लाख रुपया देंगे। इस तरह की अहमकाना बातें ये लोग करना शुरू कर दिए। और फिर कल जो है वो ऐलान किया इन्होंने कि हम उनके घर जाएंगे। पुलिस ने आके कहा कि भाई आप लोग घर के अंदर रहिए, हम उनको निमट लेंगे। लेकिन वो झूठा वादा था। वो लोग इतनी दूर से गाड़ी की छत पर बैठ के आए, और सबसे खास बात यह है कि वो अपने साथ 2 बुलडोजर लाए। यानी जो बुलडोजर बाबा दूसरों पे बुलडोजर चलाते थे, अब उनके अनुयायी भी जो है वो लोगों पर बुलडोजर चलाने की जुर्रत दिखाना शुरू कर दिया उन्होंने। और पुलिस ने उन 300-400 लोगों को इतना लंबा सफर तय करके उनके घर तक पहुंचने दिया। क्या मतलब है? आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आप कहते हैं कि आप जो है जो लोग हैं वो जमीन के अंदर या आसमान के ऊपर चले जाएंगे। तो ये हिंसा वाले लोग वहां से यहां तक पहुंचे कैसे? पुलिस ने क्यों उनको इस बात की इजाजत दी? उनके हाथ में मेहंदी लगी हुई थी कि लोग ट्रैक्टर लेके किसी के घर पे जा रहे हैं, सांसद के घर पे जा रहे हैं, और आप जो है उनको आने दे रहे हैं। तो ये पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर है। अब ये कह रहे हैं कि साहब 14 पुलिस वाले जख्मी हो गए। हमारे महाराष्ट्र के तो सीएम बहुत बढ़ बढ़ के बोलते हैं कि जिन्होंने पुलिस पे हमला किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो अब इनको बख्शोगे कि नहीं बख्शोगे? और करनी सेना का वो जो मुखिया है वो जो है वो अपना वीडियो निकाल रहा है कि साहब पुलिस ने मेरी टांग तोड़ दी। तो किसने कहा था आपको ये सब करने के लिए?
जो अब आप जो है वो सिंपैथी का कार्ड खेल रहे हैं। मैं असल में पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता। आमतौर से आजकल लोग राणा सांगा और फिर पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं। मैं सिर्फ पिछले साल का इतिहास बताना चाहता हूँ और खुद आपके गुजरात का इतिहास बताना चाहता हूँ। गुजरात में पिछली साल जो है वो पुरुषोत्तम रूपाला को पहली बार बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दिया। उससे पहले वो राज्यसभा में रहते थे और उनको मंत्री भी बनाया गया था मोदी की पहली सरकार में, और दूसरी सरकार में दोनों मर्तबा पुरुषोत्तम रूपाला को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। उन्होंने पिछले साल अप्रैल में अपने एक भाषण में कहा, इत्तेफाक से वो दलितों के साथ के एक क्राउड को एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि साहब, आक्रमणकारियों के साथ रोटी बेटी का संबंध तो इन लोगों ने किया, यानी राजपूतों ने किया, और अंग्रेजों के साथ भी सामने भी ये लोग झुक गए, और हमने ये नहीं किया। वो खुद पाटीदार हैं, तो उन्होंने कहा हमने नहीं किया। दलितों से कहा कि आपने नहीं किया, आप और हम जो है वो सच्चे सनातनी है, और ये लोग जो है वो सच्चे सनातनी नहीं है, इसलिए कि इन लोगों ने जो है वो अपनी उनके साथ रोटी बेटी का संबंध किया, उनके दरबार में शामिल हो गए, और फिर जो है वो उसके बाद साहब राजपूतों ने और यही करनी सेना ने शुरू कर दिया हंगामा। अब देखा कि बीजेपी मान नहीं रही है, तो ये कहा कि कम से कम इनका टिकट काट दो, मतलब ये कि इनको इलेक्शन लड़ने मत दो। ये बीजेपी के लिए बहुत आसान था, लेकिन बीजेपी जानती है कि गुजरात का राजपूत तो उनके साथ है नहीं, बापू तो कांग्रेस के साथ है, और गुजरात में अगर इलेक्शन जीतना है तो पाटीदार समाज को साथ में रखना पड़ेगा। तो इसलिए इन लोगों ने इतना एजिटेशन किया, कहा हम पूरे देश व्यापी एजिटेशन करेंगे और हम जोहार करेंगे। इन्होंने हमारी महिलाओं का अपमान किया है और हमारी महिलाएं आग में कूद जाएंगी, और जाके गांधीनगर में बैठ गए। लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी ने रूपाला को नहीं बदला। पुरुषोत्तम रूपाला ने इलेक्शन लड़ा और 8 लाख से ज्यादा वोट उनको मिले। उनके सामने जो कांग्रेस का कैंडिडेट था वो बेचारा 2.5 लाख में ही निमट गया। 68% से ज्यादा वोट रूपाला को मिले। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि ये जो बीजेपी वाले जो बहुत ज्यादा उछल रहे हैं, इन्होंने खुद क्या किया? अपने कैंडिडेट पुरुषोत्तम रूपाला को क्यों नहीं हटाया? उसको क्यों इलेक्शन लड़ने दिया? तो जब अपना राजनीतिक फायदा होता है तो फिर ये लोग सारा अपमान भूल जाते हैं, और जब दूसरे को राजनीतिक नुकसान पहुंचाना होता है तो फिर जो है वो इस तरह का शोर शराबा करते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में देखिए कि नागपुर में इतना कुछ कर दिया, और उसके बाद एक कॉमेडियन ने, वो कामरा ने, कुणाल कामरा ने जो है वो मंत्री के खिलाफ बोला, जो डिप्टी सीएम है, तो जा करके उसका हॉल तोड़ दिया, और जहां पे वो प्रोग्राम करता था उसको धमकियां दे रहे हैं, उसको मारने की बात कर रहे हैं। तो आपके अंदर तो जरा भी बर्दाश्त नहीं है, और आप दूसरों का जो है वो अपमान करने को अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। तो जो लोग इस तरह की राजनीति करते हैं वो ज्यादा दिनों तक लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। और मैं तो ये समझता हूं कि ये जो कुछ भी इन्होंने किया है, ये इसीलिए किया है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में राजपूतों का जो है वो बहुत ज्यादा उनकी तुष्टीकरण किया है, और जब तक कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है उस वक्त तक तो सारे राजपूत जो है वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। तो समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये कि अगर इसकी वजह से ध्रुवीकरण होता है और इसकी वजह से दलित समाज को ये बात महसूस होती है कि हमारे वजह से हमारे हितों की रक्षक जो है वो समाजवादी पार्टी है, और वैसे भी वो बहुजन समाज से बहन जी से नाराज हो ही रहा है, तो अगर वो फिर इधर उधर देखता है तो उसके लिए समाजवादी पार्टी के अंदर जो है वो अपनी सुरक्षा का और अपने अधिकारों की एक उम्मीद की किरण है।
तो अगर बीजेपी इस मामले को आगे बढ़ाएगी तो यकीनन इसमें उसका जो है वो राजनीतिक नुकसान होगा और समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए कि राजपूत वोट तो पहले भी उनके साथ नहीं है। तो इसलिए मैं इसकी बहुत बहुत निंदा करता हूं, बहुत खंडन करता हूं जिस तरह से इन्होंने ये व्यवहार किया है। और इससे जो योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े दावे थे कि मैं जो है वो जरा भी हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा, उस दावे की पूरी तरह से पोल खुल गई है और उनका पाखंड लोगों के सामने आ गया है। धन्यवाद।